अस्सलामु अलैकुम। ये जनाब लेक्चर 70 है, ये जनाब कैफ 1 है और ये जनाब मेरी क्लास है जो आधी खाली हो गई है। ये क्या खुआरी हो रही है? खुआरी हो रही है। अच्छा जी बच्चों, थोड़ी सी थेरी खेल लें ज़रा, जब तक आप फ्रेश हैं। उसके बाद फिर जैसे ही आप थोड़ा सा थकना शुरू होंगे तो फिर मैं करेक्शन ऑफ एरर पे आपको ले जाऊंगा, ठीक है? अच्छा, मैं ना इसमें से कुछ चीज़ें क्विकली पढ़ाऊंगा आपको और कुछ चीज़ें आपको रीड ऑनली दूंगा, लेकिन एमसीक्यूज़ पे जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं वैसे तो। कुछ चीज़ें जो अहम हैं वो ज़रा मैं सिर्फ आपको रीड कराऊंगा और बाकी उस एरिया को कहूँगा आज पढ़ के आएँ और कर मुझसे क्वेश्चंस करें। एरियाज़ वो सिर्फ डिस्कस करके आगे जाना चाहूँगा जो एमसीक्यूज़ में टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है? बाकी एमसीक्यूज़ में टेस्ट होने वाली चीज़ें हैं यहाँ से, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपकी तैयार है। जैसे सवाल में लिखा एमसीक्यू में कि हमने एसिड की यूजफुल लाइफ को 5 साल से अंदाज़ा बदल के 4 साल कर लिया, तो ये क्या है? अब आपको पता है। अच्छा, चेंज इन एस्टीमेट है तो उसको कैसे ट्रीट करें? प्रोस्पेक्टिवली। अब ये बातें आपको पता है तो ये आप रीड करके तसल्ली कर लेंगे, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो आपको नहीं पढ़ाई गई। तो क्या हुआ? बटन ऊपर नीचे है, पहली क्लास में हो गए थे। अच्छा चलें, तो ओहो रिकॉर्डिंग हो रही थी, सबको पता लग गया। अच्छा जी, स्कोप IS 8 अप्लाई किस पे होता है? सेलेक्ट और अप्लाई करने में किस चीज को? पेज नंबर 488। कभी किताब खोली हो तो पता हो ना चैप्टर का स्टार्ट कहां पे होगा जी। पहुंच गए 488 नंबर सफ़ा पे। ये चैप्टर नंबर 9 है। अच्छा जी, IS 8 कहां अप्लाई होता है? उन्होंने कहा जी अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करने में और अप्लाई करने में। अच्छा जी, फिर अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आ जाए तो भी अप्लाई होता है। असल में ना सिलेक्शन और एप्लीकेशन का मतलब क्या, अभी पढ़ाता हूँ। वो कहेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी ऑप्शंस होते हैं, इनमें से आप जो अप्रोप्रिएट लगे सिलेक्ट कर लें, लेकिन उसको अप्लाई करें कंसिस्टेंटली। ये IS 8 की एप्लीकेशन है, पढ़ाता हूँ आगे। फिर जब अप्लाई कर लिया तो कंसिस्टेंटली इसको अप्लाई करते आ रहे हैं। अगर चेंज किया तो जो काम हमने कर लिया है प्रैक्टिकली वो बस बताया जा रहा है अंग्रेजी में। अब कि पहले स्टैंडर्ड पढ़ा जाता है और फिर काम किया जाता है ना, लेकिन हमारा उलट चलते हैं, आपको पता है। हम पहले सारा काम कराते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं अच्छा हाँ यही तो हमने किया था, ठीक है? जरा रिलैक्स रहता है बंदा इस तरह से। अच्छा, अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। अकाउंटिंग एस्टीमेट्स की अकाउंटिंग, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स की, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट की अकाउंटिंग, और करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर की अकाउंटिंग। तो यही 3 चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है? तो पॉलिसी चेंज हो जाए, एस्टीमेट चेंज हो जाए, या प्रायर ईयर एरर की करेक्शन हो जाए। लेकिन इसके अंदर एडिशनल बात क्या आ गई? अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करके अप्लाई करना है कंसिस्टेंटली, ये IS 8 कहता है। ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, ये डेफिनेशंस आपने पढ़नी है लाजमी, क्योंकि इनसे MCQs बन जाया करते हैं। पता है आपको ये क्या है? नाम देखकर, नाम ही काफ़ी है। आपको नज़र आ रहा है प्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? मैंने आपको एक बारीक सा फ़र्क भी बताया था। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इस्तेमाल होता है प्रायर, ये पॉलिसी चेंज हो तो उसको जो प्रायर ईयर से अप्लाई करके आ रहे हैं तो उसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। जबकि को प्रायर ईयर का एरर पकड़ा जाए उसको सही करके आए तो रिट्रोस्पेक्टिव किधर गया? रीस्टेटमेंट। और उसके बाद तीसरी चीज क्या थी इसमें? 3 ही चीजें हैं ना, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो जाए, प्रायर ईयर एरर पकड़ा जाए सही कर रहे हो, या एस्टीमेट चेंज हो जाए। तो अकाउंटिंग पॉलिसी अगर चेंज हुई है तो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करके लाओ, प्रायर ईयर एरर पकड़ा गया तो रिट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट करके लाओ, एस्टीमेट चेंज हुआ है तो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करो उसको इस साल में और फ्यूचर की ईयर्स में। तो पढ़ लोगे ना इसको, अंग्रेजी तो पढ़ लोगे ना अब? अच्छा देखें जी, ये जो बातें हैं अब इसमें एक चीज ये है इम्प्रैक्टिकेबल। मैंने आपको कहा था ये पढ़ेंगे ना आप, ये पढ़ना आपने, ये सारी बातें जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ना ये फिर आपको हेल्प कर रही होंगी। अच्छा हाँ ये बात इस तरह से पढ़ना तो खुद पड़ेगा ना आपको, लाजमी। सारी बातें बताई हुई हैं, लेकिन एक लफ्ज इम्प्रैक्टिकेबल पहली बार आप देखेंगे। ये क्या है? मैंने आपसे कहा था अगर अकाउंटिंग पॉलिसी आपने चेंज की, भाई आपने अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की तो IS 8 ने कहना है रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करके लाओ।
कहां तक जाएं? मैंने एक लफ्ज बोल दिया था, जहां तक जा सको जाओ। तो स्टैंडर्ड ने उसको क्या कहा हुआ है कि जहां तक प्रैक्टिकेबल है वहां तक जाओ। मिसाल के तौर पे आप आज खड़े हैं 2020 में, आपने एक पॉलिसी चेंज की, वो पॉलिसी आप चलाते आ रहे हैं 2000 से, 2005 से, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये 2005 से चली आ रही है पॉलिसी। अब यहां पे आके आपने फैसला किया कि हमने इसको बदलना है, तो स्टैंडर्ड ने कहा रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करो। आपने कहा भाईजान हमारे पास तो डाटा ही नहीं है 2005 से ऑनवर्ड्स। मैंने कहा कब से है? हमने कहा यार टैक्स वालों ने कहा था, ऐसी मिसाल ले रहा हूँ, टैक्स वालों ने कहा था 6 साल का डाटा इसके अलावा आपने रखना है, बस हमने तो वही रखा हुआ है। स्टैंडर्ड ने कहा ठीक है वहां तक चले जाओ, जहां तक प्रैक्टिकेबल है वहां तक चले जाओ। 19, 18, 17, 16, 15, 14 यहां तक तो है ना तुम्हारे पास बकौल तुम्हारे, तो 16 तक चले जाओ, जहां तक जा सको, जहां तक प्रैक्टिकेबल है। और उससे पीछे क्या है? इम्प्रैक्टिकेबल मत जाओ। हमने कहा नहीं नहीं, हमारे ना दफ्तर में आग लग गई थी, हमारे पास तो 19 का डाटा भी जल गया था, हमारे पास तो सिर्फ, चलो थोड़ा सा आग पीछे लगाओ, हमारे पास जो है वो 16-17 में आग लगी थी, ठीक है, और हमारे पास सिर्फ 18 और 19 का डाटा है, तो भाई 18-19 तक चले जाओ, जहां तक प्रैक्टिकेबल है जाओ। हमने कहा नहीं नहीं, आग पिछले ही साल लगी थी, सब जल गया, हमारे पास सिर्फ यही डाटा है। उन्होंने कहा तो बस इसी साल में ही कर लो, इससे पीछे भी नहीं जा सकते। क्या मतलब? जहां तक मुमकिन हो जाओ, जहां इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए वहां पर माफी है। लेकिन ये किसके लिए कह रहा हूं? अगर अकाउंटिंग पॉलिसी आपने वॉलंटरली चेंज की है तो एप्लीकेशन रिट्रोस्पेक्टिव करनी है। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कब से शुरू करनी है? जहां तक जा सको, और जहां पर इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए वहां से आगे माफी है। ठीक है, तो ये लफ्ज आपको नजर आएगा कहीं ना कहीं। उसके बाद कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, मैंने आपको क्या बात बताई थी कि इस टॉपिक के अंदर इनकम स्टेटमेंट कितने साल की बनानी है आपने? 2, चेंज इन इक्विटी 2, बैलेंस शीट 3, यही बात यहां लिखी हुई है। जरा क्विकली पढ़ें, ये मैं खुद पढ़ाता हूं। एन एंट्री शैल इंक्लूड अ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर नरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। अच्छा जी छोड़ो, इफ इट इज रेलिवेंट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट पीरियड्स, कहता है जी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूड करो, वो नरेट करो, डिस्क्राइब करो, ठीक है, अंग्रेजी से अंग्रेजी जो लिखनी है जो भी है, फिगर्स लिखो, लेकिन असल बात तो ये है, एन एंटिटी शैल प्रेजेंट एज अ मिनिमम 2 फाइनेंशियल पोजीशन, है ठहर जाओ 2 फाइनेंशियल पोजीशन, 2 बैलेंस शीट बनाओ कम से कम, 2 कंप्रिहेंसिव इनकम, 2 कैश फ्लोज, कैश फ्लो तो हम रीस्टेट कर नहीं रहे होते, हमारे सिलेबस में कैश फ्लो अभी अब आई है, ठीक है, एंड 2 चेंजेस इन इक्विटी एंड रिलेटेड नोट्स। जाहिर सी बात है, रिलेटेड नोट का मतलब क्या है? आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी 2 साल बताओगे और बैलेंस शीट में 2 साल, कम से कम उसने कहा ये तो हो। लेकिन साथ ही क्या कहता है? एन एडिशनल थर्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाओ। कब बनाओ? एज एट बिगिनिंग ऑफ अ प्रीसीडिंग पिछला पीरियड, पिछला पीरियड जो है उसका बिगिनिंग क्या होगा? उससे पिछले का एंड। यही तो हम करते थे। यानी अगर मैं 2020 में खड़ा हूं तो मेरा कंपैरेटिव क्या है? 19। लेकिन वो कह रहा है एट बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट वो एक और, वो प्रीसीडिंग यानी पिछला साल, पिछला पीरियड उसका ओपनिंग हो, तो इसका मतलब वही तो 18 का क्लोजिंग होता था, यानी इसको भी प्रेजेंट करो, ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बैलेंस शीट बनाओ, एक थर्ड बैलेंस शीट बनाओ जो कि बिगिनिंग पर हो। यानी बेसिकली अगर मैं आपको टेक्निकली स्पीकिंग बात करूं तो बात यूं है, ये 31 दिसंबर 20 की बनेगी, ये 31 दिसंबर 19 की बनेगी, और ये 1 जनवरी 19 की होती है दरअसल तो। लेकिन मैं लिखवाता 31 दिसंबर 18 था, बात सही है, कोई फर्क नहीं है उसके अंदर। लेकिन उसने जो जुमला लिखा उसका मतलब ये है कि आप कम से कम 2 इनकम स्टेटमेंट, 2 बैलेंस शीट, 2 चेंज इन इक्विटी, 2 नोट्स वगैरह, सब कुछ कैश फ्लो, सब कुछ 2 बनाओ, लेकिन एक एडिशनल बैलेंस शीट बनाओ जो कब होगी? फाइनेंशियल पोजीशन एक एडिशनल, एन एडिशनल थर्ड बैलेंस शीट एज एट बिगिनिंग ऑफ, हम खड़े 20 में हैं, बिगिनिंग ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड, पिछले साल का, 19 के साल का स्टार्ट है उसकी बनाओ। तो वो 18 के साल का क्लोजिंग ही था ना जो बनाते थे। ठीक है, ये उसने रिक्वायर किया था। इज ऑल्सो रिक्वायर्ड व्हेन एन एंट्री, ये कब करना पड़ेगा? ये तीसरी बैलेंस शीट कब बनानी पड़ेगी? आप बताओ कब बनानी पड़ेगी?
जब 2 साल से भी पीछे गलती चली जाए, ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है? कहता है ये कब बनानी पड़ेगी तीसरी बैलेंस शीट? व्हेन अकाउंटिंग पॉलिसीज, व्हेन अप्लाइज एन अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली, या रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करनी पड़े, या रिक्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करनी पड़े। ठीक है, और सही है, वही बात है। तो अगर चेंज इन एस्टिमेट में तो वैसे ही हम पीछे नहीं जाते थे, मतलब कहने, अच्छा ये रिक्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स क्या है, ये अब पढ़ाता हूं। ये शायद किसी सवाल में, किसी पास पेपर में या कहीं पे आई जरूर है, नहीं भी आई तो खैर कोई बात नहीं, अब मैं समझा ही दूंगा। रिक्लासिफिकेशन का मतलब क्या, आगे एग्जांपल्स के अंदर आ रहा है। चेंज इन पॉलिसी उसको भी कहते हैं, यानी एग्जांपल भी बताता हूं, फिलहाल छोड़ो इस बात को, फिलहाल सादा बात। वो कह रहा है थर्ड बैलेंस शीट कब बनानी पड़ेगी? जब अकाउंटिंग पॉलिसी रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर रहे हो, और वो इतनी पीछे चली गई है, ये अगली बात आपको खुद वैसे पता है, या आप रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कर रहे हो, या एक नई चीज जो भी बताता हूं, आपने रिक्लासिफिकेशन किया, आइटम्स को छेड़छाड़ किया है, पिछले साल से कंपेरेबल नहीं ना रहते, ठीक है, ये काम किया है, तो ऐसी सूरत के अंदर ये भी चेंज इन पॉलिसी होता है। ये भी चेंज इन, तो चेंज इन पॉलिसी है या प्रायर ईयर एरर करेक्शन है, तो आपको तीसरी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। ठीक है, सिर्फ बैलेंस शीट तीसरी। और अगर चेंज इन एस्टीमेट हो तो ये तो तीसरी तो नहीं बनेगी, तो कंपैरेटिव तो वैसे ही दो बनते ही होते हैं, सिर्फ करंट ईयर के अंदर हम वैसे भी चेंज करते हैं, उसके अंदर ये इस तरह से लिखा हुआ था। ठीक है, अब अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होता है, ये ज़रा मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ, ज़रा मुश्किल है, लेकिन हमने जो पढ़ रखा है ना उससे काम तो चलता है हमारा, लेकिन टेक्निकली क्या अंग्रेजियाँ हैं इसकी, वो इंशाल्लाह आप यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं ऐसे ज़रा देख लूँ कि क्या क्या एस्टीमेट्स हैं। बैड डाउटफुल डेट, डेप्शन एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर वारंटी, ये आपके सिलेबस से तो बाहर है, लेकिन वैसे क्या है, आपने आज 100 रुपये की चीज़ें बेची, आपको अंदाज़ा है 1 साल की वारंटी के ऊपर आपने बेची है, 1 ईयर वारंटी, आपको अंदाज़ा इसमें से 5 रुपये की सही होने आ जाएंगी। अब 2020 के अंदर आपने ये चीज़ें बेची हैं, अब ये सही होने तो आएंगी 2021 में, तो क्या 2021 में एक्सपेंस बुक करें? यहाँ पे वो मैचिंग कॉन्सेप्ट आया, और उसने क्या कहा, भाईजान सेल 20 में बुक करते हो तो इसका रिलेटेड एक्सपेंस भी तो वारंटी एक्सपेंस से रिलेटेड, इसी को तो बेचा है तो इसी को सही कर रहे हो, उसको क्यों 20 में करते हो? अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगाओ। जैसे सेल किया उधार पे 100 रुपया, लगता है इसमें से 5 रुपए बैड हो जाएंगे, तो 21 में बैड हो तब रिकॉर्ड करें। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था, प्रूडेंस भी इसी को कहते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था, भाईजान इस साल सेल की है तो डाउटफुल डेट भी इसी साल रिकॉर्ड करो। ऐसे ही वारंटी के साथ चीज बेची, 10 रुपए वारंटी, शक है कि 10 रुपए सही अंदाजा होता है हमारा, एक्सपीरियंस होता है, ये भी एस्टीमेट ही है ना। ठीक है, अंदाजा लगाते हैं कि यार 100 में से 100 रुपए की चीज जब भी बेचते हैं ना, 100 रुपए के मोबाइल हम बेचते हैं पूरे साल में, उसमें से जो साल की वारंटी देते हैं 10 रुपए के सही होने आ ही जाते हैं, 10 रुपए का खर्चा मेरा वारंटी को क्लेम के ऊपर लग ही जाता है। तो स्टैंडर्ड कहता है अच्छा अंदाजा लग गया ना तुम्हारा, तो करो रिकॉर्ड, वारंटी एक्सपेंस डेबिट, वारंटी की प्रोविजन क्रेडिट। ठीक है, सही है। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट भी अंदाजा, ये कुछ अंदाजों की उसने एग्जांपल्स दी थी। ठीक है, और अंदाजों में अगर चेंज आ जाए तो क्या करना है, पीएनएल के अंदर हमने इफेक्ट बताना है इस पीरियड का भी और फ्यूचर पीरियड्स का भी। याद आ रहा है, मैंने ये नोट बनवाया था। ठीक है, तो ये ज़रा रीड ओनली करना तो सही, इंशाल्लाह ये कल पढ़ाऊंगा, फिर अगर कोई मसला होगा तो। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इसके अंदर टफ गोइंग इसके अंदर बनेगी ये अंग्रेजी समझते हुए, लेकिन कोई नहीं, ट्राई कीजिएगा। मैं तो अभी चाह रहा हूँ एमसीक्यूज की तरफ जाएं। ठीक है ना, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं पढ़ाऊंगा किसी ना किसी हद तक आपको। इसकी चेंज वगैरह ये थोड़ी हिम्मत करके देख लो। प्रायर पीरियड एरर जो हैं ये आपने इंशाल्लाह पढ़ना है, तो बीच वाला मैंने पढ़ाना है, ये फिर कल ना सारा इकट्ठा नहीं ना पढ़ा सकता, फिर आप भाग जाओगे, बोर हो जाओगे। ठीक है, फिर एमसीक्यूज पे जाएंगे, और फिर जब एमसीक्यूज से तो हम बोर नहीं ना होते, फिर भी एमसीक्यू जल्दी जल्दी हो जाने, उसके बाद फिर करेक्शन ऑफ एरर पे मूव करने। ओके, जरूरी बातें मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं, जरूरी बातें। अकाउंटिंग पॉलिसीज होती क्या हैं, उसकी डेफिनेशन आप जरा जहन में रख लो। ये क्या होती हैं जी, बेसिस, कन्वेंशंस, रूल्स जो कि यूज किए हमने फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशंस, रूल्स, प्रैक्टिसेस अप्लाइड बाय एंट्री इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब अकाउंटिंग पॉलिसी की कोई एग्जांपल बताओ। तो स्टैंडर्ड ने कहा अकाउंटिंग पॉलिसी की एग्जांपल है, मिसाल के तौर पे आपने क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए लोन ले लिया, उस पर इंटरेस्ट पे किया, तो उसको कैपिटलाइज करना पड़ता है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी है एक एग्जांपल। मिसाल के तौर पे आपने स्टॉक खरीदा, फाइफो पे रखना है या एफको पे रखना है, तो आपने कोई एक
सिलेक्ट जो कर लिया, अब ये क्या है, अब आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी। मिसाल के तौर पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, कॉस्ट मॉडल पे रख सकते हो सब्सिक्वेंटली या फेयर वैल्यू मॉडल पे। आपने सब्सिक्वेंटली उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे रखा या कॉस्ट पे रखा, ये आपकी क्या बन गई, अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या हैं जी, ये याद रख लेना, बस ऐसे कोई एमसीक्यू ना आ जाए, जैसे रिप्रोडक्शन तो नहीं मांगता, लेकिन बहरहाल अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या हैं, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशंस एंड रूल्स एंड प्रैक्टिसेस अप्लाइड बाय एंटिटी इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं। क्या प्रैक्टिस है जी, 10% 5% प्रोविजन बना लेते हैं। अब ये प्रैक्टिस हमारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है डाउटफुल डेट की, तो हम इसको जब अप्लाई कर, इसको जब सेलेक्ट कर लेंगे जी, हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं, अब ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाती है। नहीं, ये एस्टीमेट होता है। ये क्या होता है, एस्टीमेट। फिर ये इसी तरफ लेके आ रहा हूँ आपको, पीछे पढ़ के आएंगे ना जब अकाउंटिंग एस्टीमेट्स की डेफिनेशन, तो उसके बाद फिर यहाँ पर आके पॉलिसी समझ आएगी। ये बेसिस, कन्वेंशन, रूल्स हैं। यहाँ पर बैड डाउटफुल डेट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बैड डाउटफुल डेट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर तो बात हो रही है FIFO या FCO। स्टैंडर्ड ने बोला कोई एक रख लिया, अब ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी, इसको चेंज नहीं करना, फिर पढ़ाएंगे, पढ़ो जरा इधर, पढ़ते हैं। कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया के वक्त कौन कौन सी हो सकती हैं, यानी रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया से रिलेटेड कोई पॉलिसी की एग्जांपल दो। उन्होंने कहा कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट इन क्वालिफाइंग एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करने के बारे में कोई एग्जांपल बताओ। उन्होंने कहा बेटा इधर रिकॉर्ड करने के बारे में, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया कोई एग्जांपल। हमने कहा जी बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज करते हैं, क्या मतलब, इंटरेस्ट एक्रू हुआ, उसको रिकॉर्ड कर लो एज एन एसेट, इज एन एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। मेजरमेंट बेसिस की कोई एग्जांपल दो। हमने कहा बड़ी एग्जांपल्स हैं इसकी, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे रखो या फेयर वैल्यू पे, इन्वेंट्री को FIFO पे रखो या FCO पे। ये क्या है जी, ये एग्जांपल्स हैं आपकी मेजरमेंट बेसिस से रिलेटेड। उन्होंने कहा प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, हमने कहा हाँ गवर्नमेंट ग्रांट याद आ रहा है, डेफर्ड ग्रांट को एसेट में से नेट करो या सॉरी सेपरेटली रखो, इसमें सेपरेट रखो या एसेट में से नेट कर दो। ये वो बात है जो कह रहा था बतानी है आपको, इसके अलावा बाकी सब आपने पढ़ी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई कभी नहीं हमने यहाँ पर, तो इंटर में बना के आए हैं या आगे जाके बनाएंगे, इसलिए ज़रा मुझे यहीं पे आके ये पढ़ाना पड़ता है। बाकी सारी चीज़ें तो मैं कहीं ना कहीं पढ़ा के आया हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन, कोई पॉलिसी बताओ। हमने कहा जी हमें स्टैंडर्ड ने ऑप्शन दिया था कि डेफर्ड ग्रांट रिलेटेड टू एसेट हो, मिसाल है ना, एग्जाम्पल है, कई हो सकती हैं, एक एग्जाम्पल है। स्टैंडर्ड ने हमें कहा था डेफर्ड ग्रांट को आप चाहो तो सेपरेट रखो, चाहो तो डिडक्ट कर दो। तो ये क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी। इसमें से अब आपने कोई एक सिलेक्ट करनी है और फिर उसको अप्लाई करना है। लेकिन फिलहाल ये क्या बताया जा रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसी से मुराद क्या है, बेसिस, कन्वेंशन, रूल्स जी। मसलन रिकॉर्डिंग के हिसाब से बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना, मतलब मेजरमेंट के हिसाब से एसेट, ये इन्वेंट्री FIFO FCO या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट या फेयर वैल्यू। मसलन प्रेजेंटेशन के हिसाब से, देखो ग्रांट तो वही थी, आपने अलग रखी या आपने उसको नेट किया, तो सिर्फ प्रेजेंटेशन का ही फर्क पड़ा था ना, सिर्फ प्रेजेंटेशन का ही फर्क पड़ा था। मेरा दिल है वो मैं दिखाऊं जरा, पहला सवाल, ये देखो, मैंने कहा था जरा नेट करके देखो, तो नेट में P&L पे कोई डिफरेंस नहीं था, असर सेम ही था। नेट करके देखो, हमने नेट किया था तो यहाँ पे एसेट लायबिलिटी अलग अलग थी और यहाँ पे वो नेट में एसेट उतना ही आ रहा था। तो मतलब ऑप्शन है ना, ठीक है, पॉलिसी को एक लगाओगे फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन ये प्रेजेंटेशन से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। अब ये नहीं है कि आपने 2002 के अंदर इसको सेपरेट रखा है, 2003 में आप जो है वो इसको क्या कर लो, यहां पे सेपरेट रखा, यहां पे नेट कर लो, अगले साल फिर सेपरेट कर लो। ये समझाना चाह रहा था आपको। प्रेजेंटेशन के लिए भी जब आपने कोई ऑप्शन में से एक सिलेक्ट किया है ना, तो अब ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है, इसको भी कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है ताकि पिछला साल अगले साल से कंपेरेबल रहे। तो बोरिंग कॉस्ट की तो मुझे समझ आ गई थी, FIFO FCO की, फेयर वैल्यू कॉस्ट की समझ आ गई थी, मुझे डेफर्ड ग्रांट की भी समझ आ गई थी, लेकिन अगली एग्जांपल जो है वो इससे भी ले सकते थे हम, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपने अगर इस साल के अंदर अपने P&L के अंदर सेल्स में, रेवेन्यू के अंदर जो चीज रखी है, अगर अगले साल में वो आपकी नहीं रही और कोई अदर इनकम उठकर उधर आ गई है, तो ये भी आपकी क्या है, चेंज इन पॉलिसी ही बनती है, प्रेजेंटेशन इसी को तो कहते हैं, ठीक है। बहरहाल ये भी एक प्रेजेंटेशन की एग्जांपल थी कि आपने
प्रेजेंटेशन के हिसाब से एक ऑप्शन में से, दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो अब इसको आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अब इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, क्योंकि असल मसला क्या है, हमने पिछले साल से इस साल को कंपेयर करके देखना होता है ना। अब ये थोड़ा ही है इस साल में डेफर्ड ग्रांट नजर आ रही है, अगले में नहीं है, क्या हुआ जी, वो हमने नेट कर दिया जी, ऑप्शन देता है स्टैंडर्ड, कान के नीचे देगा स्टैंडर्ड, कहता है एक बार करो काम और फिर उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करो। और अगर चेंज किया है ना भाई, फिर पिछले साल भी चेंज करके अगले को दिखाओ, रीस्टेटमेंट करनी पड़ेगी। अगर तुमने इस साल फैसला किया है कि तुम्हारी इधर नेट थी गवर्नमेंट ग्रांट, इधर अलग नजर आए, तो फिर पिछले साल की भी नजर आए। यही तो है रीस्टेटमेंट, यही तो है वो अपनापन। टपाल दानदार चल रही है आजकल, केड़ा चैप्टर चल रहा है ये। तो रिप्रेजेंटेशन से के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहता है जी, प्रेजेंट करो डेफर्ड ग्रांट को अलग या डिडक्ट कर लो एसेट में से, ये एक ऑप्शन है। क्लासिफाई करो कमीशन अर्न्ड एज रेवेन्यू हैविंग प्रीवियसली क्लासिफाइड एज अदर इनकम। मैं बच्चों को इसमें बड़ी आसान से एग्जांपल दिया करता हूं कि जी मिसाल के तौर पे आप जो हैं लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, एड अदर इनकम, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐसे ही बस, ठीक है। अब मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे आप जो हैं वो चलें, आप एक स्पिनिंग मिल है, क्या है जी, स्पिनिंग मिल कहते हैं जो के धागा बना के बेचनी है। तो आपकी मेन इनकम क्या होगी, सेल ऑफ यार्न, सेल ऑफ यार्न धागा, ठीक है जी। और एक तो ये आप जो है ना सेल ऑफ यार्न खुद बना के भी यार्न बेचते हैं, ठीक है, ओके। और दूसरा आप जो कभी कभी ये भी करते हैं कि आप साथ वाली फैक्ट्रियों वालों का भी यार्न जो है बना हुआ, वो आप उनसे लेकर आगे को गाहक ढूंढ के उनको दे देते हैं। मैं अहम बात कर रहा हूँ, आप बातें कर लें, फिर बाद में सवाल करने आ जाना, ठीक है जी, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद यार्न बनाकर बेचते हैं, खुद यार्न बनाकर बेचते हैं, आपकी कोर एक्टिविटी क्या है, यार्न बनाकर, धागा बनाकर बेचना। अच्छा, आपके पास ना आपका नेटवर्क बहुत वसी है, इतना वसी है कि आप खुद सारे लोगों के ऑर्डर्स पूरे भी नहीं कर पाते, तो आपके साथ वाले फैक्ट्री वाले आपको कहते हैं यार हमारा ही माल बिकवा दिया करो, तो आप कहते हो अच्छा ठीक है, थोड़ा सा कमीशन ले लूँगा मैं, तुम बनाओ, गाहक मैं दूंगा, 5% कमीशन मेरा, 5% कमीशन। तो यहाँ पे आपने कमीशन इनकम जो है वो अदर इनकम में रखनी है, क्योंकि ये आपकी कोर एक्टिविटी नहीं है। ये आपने इंट्रो में पढ़ा होगा कि कोर एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी की इनकम रेवेन्यू में जाती है। FAR 2 में जाके पूरा स्टैंडर्ड है इसके ऊपर। IFRS 15 जो है ना वो यही बताता है कि यहाँ पर रेवेन्यू सेल में क्या लेना है और क्या यहाँ नहीं लेना, पूरा स्टैंडर्ड उसके ऊपर है। 15 दिन लगते हैं FAR 2 में उस पर। तो बहरहाल फिलहाल तो इंट्रो वाली बात से काम चल रहा है, चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कोर एक्टिविटी की इनकम सेल्स में नजर आनी चाहिए, रेवेन्यू में, और जो नॉन कोर एक्टिविटी की इनकम्स हैं वो, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास, आप हैं वही स्पिनिंग मिल, आपके पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, आपने उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कोई डिविडेंड इनकम आ गई, आपने साथ वाला मकान लेकर किराए पे दे दिया, वहां से रेंटल इनकम आ गई, ये सारी आपकी नॉन कोर एक्टिविटीज की इनकम अदर इनकम में पड़ी। अब हालात हुए खराब, इतने खराब हुए कि आपकी फैक्ट्री हो गई बंद, आप खुद 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 बनाकर अब नहीं बेच पा रहे, लेकिन आपके कॉन्टैक्ट्स अभी भी मौजूद हैं और आसपास वालों का यान बन रहा है, आपके हालात ख़राब हो गए। तो आपने कहा चलो कोई नहीं, अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके, अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके साथ वाले कहीं बेचते रहते हैं, कमीशन तो मिल ही रहा है। अब जब आप खुद सेल ऑफ यार्न की बजाय कमीशन पर ही सेल करने लग गए, तो ये क्या किया आपने, ये प्रेजेंटेशन का चेंज है कि नहीं है। पहले जो चीज़ आपकी अदर इनकम होती थी, अब वो मेन इनकम बनने की वजह से रेवेन्यू बन गई, तो ये भी क्या है, अच्छा ये पॉलिसी थी, पॉलिसी यही होती है, इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना होता है। इसको अगर चेंज करेंगे तो ये चेंज इन पॉलिसी कहलाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटिव ईयर को भी रीस्टेट करना पड़ता है। पिछले साल में भी आप कमीशन को ऊपर लेकर आएंगे और पॉलिसी नोट देंगे, लेकिन इस लेवल तक जाता नहीं है। पता होना चाहिए MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये भी एक पॉलिसी है और ये भी उसका चेंज है। यानी प्रेजेंटेशन जो है, इसमें इंट्रो में आप पढ़ते होंगे एक कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंसी, यहाँ पे भी फ्रेमवर्क के अंदर पढ़ाऊंगा। कंसिस्टेंसी का मतलब ही क्या है, कंसिस्टेंसी ये बेसिकली प्रेजेंटेशन के लिए कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी पिछला साल और ये साल कंपेयर करना चाहते हैं। कंपेरेबिलिटी कैसे अचीव होती है, कंसिस्टेंसी के थ्रू। आपका पिछला साल इस साल से कैसे कंपेरेबल है, अगर पिछले साल में भी सेल्स के आगे सेल्स आ रही है और कॉस्ट ऑफ सेल के आगे कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, आप सामने देख रहे हैं, कंपेरेबल।
कंसिस्टेंटली आप अगर कोई पॉलिसीज प्रेजेंटेशन की भी अप्लाई करते हैं तो आपको कंपेरेबिलिटी मिलती है, और कंपेरेबिलिटी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में से, अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक में से एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कंपेरेबल होनी चाहिए। ठीक है, बहरहाल बात कहां से कहां निकल गई, छोटी सी बात थी। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है? स्पेसिफिक प्रिंसिपल, बेसिस, कन्वेंशन, रूल्स, प्रैक्टिसेस जो कि हम अप्लाई करते हैं इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मसलन IS 23 को, IS 23 कहता है कि इंटरेस्ट को एसेट कॉस्ट में ऐड करो। मसलन IS 2 कहता है इन्वेंट्री को FIFO या एफको पे रखो। IS 40 कहता है इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी को कॉस्ट या फेयर वैल्यू मॉडल पे रखो। IS 20 कहता है डेफर्ड ग्रांट को सेपरेट रखो या एसेट में से नेट कर दो। ठीक है, या ये मैंने नई चीज पढ़ाई, प्रेजेंटेशन की पॉलिसी क्या हो सकती है? क्लासिफाइंग कमीशन अर्न्ड एज रेवेन्यू इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, हैविंग प्रीवियसली क्लासिफाइड इट एज अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हाँ, इनकम ही लिखा, ठीक है, तो एग्जांपल ठीक थी। ओके डन। तो ये भी क्या है? एक पॉलिसी है। ये पॉलिसी थी हमारी, ये कमीशन इनकम अदर इनकम आती है। अगर आपने इसको सेल में लेके जाना है तो ये भी पॉलिसी ही है लेकिन चेंज के साथ, तो इंशाल्लाह आगे देखेंगे। ओके गॉट इट। चलें आगे। आगे वो कहता है सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन। जी बेटा वो तो देखेंगे ना, एक्टिविटी मेन है तो सेल के अंदर दो चीजें नहीं हो सकती। नोट में जाके ना आप बता दो कि सेल ऑफ यार्न है और सेल ऑफ फलां है और सेल ऑफ फलां है, मेन काम ही है तो मेन है, जो अदर है अदर है। अदर इनकम के अंदर जो चीज़ पड़ी रहे, लेकिन अदर इनकम जो पहले हुआ करती थी आपकी, अब वो मेन इनकम बन गई, तो ये पॉलिसी चेंज है ना। अदर इनकम तो 10 काम और कर लो भाई, अपने मेन काम से हटके 10 काम और करो, रेवेन्यू में नहीं लिखना उसको, अदर इनकम में लिखते रहो। यही तो पॉलिसी थी आपकी। ठीक है बेटा, उसके बारे में तो मैंने कोई बात नहीं की। पीरियोडिक परपेचुअल तो आपका सिस्टम है, कोई एक आप अप्लाई कर रहे होते हैं, वो एक ही करते हैं। मेजरमेंट बेसिस के अंदर तो FIFO और एफको ही है, वो इन्वेंट्री के सिस्टम्स हैं, वो कोई एक सिस्टम ही आप अप्लाई कर सकते हैं, दो नहीं कर सकते, वो एक ही होता है, वो कोई एक आपका चल रहा होगा, वो चेंज नॉर्मली हो नहीं सकता। वो आपका एक सिस्टम इंटैक्ट होता है, आप उसी के हिसाब से चल रहे होते हैं, अपने बिजनेस के हिसाब से करते हैं। ठीक है ना, वो उसको हम, ये वैल्यूएशन मेथड है। मेजरमेंट बेसिस मतलब ये वैल्यूएशन के मेथड्स हैं, वो वैल्यूएशन मेथड नहीं है। पीरियोडिक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम्स हैं, एक सिस्टम है या दूसरा सिस्टम है, वो कोई एक ही चलेगा, आप नॉर्मली हो नहीं चेंज होता है। ठीक है, हाँ, वो आप अपने बिजनेस के हिसाब से स्टार्ट में ही वही वाला काम करेंगे जो आपके लिए सूटेबल होगा। पीरियोडिक है तो पीरियोडिक ही चलेगा, परपेचुअल है तो परपेचुअल ही चलेगा। ठीक है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्वेंट्री ने इन्वेंट्री ही रहना है, कॉस्ट ऑफ सेल ने कॉस्ट ऑफ सेल ही रहना है, सिर्फ आपकी रिकॉर्डिंग की तरतीब वगैरह चेंज होनी है। तो उसमें कोई आप पॉलिसी ना उसको पॉलिसी कहते हैं ना पॉलिसी का चेंज कह सकते हैं। गॉट इट। अच्छा, अब इसके अंदर जनाब सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन है। सिलेक्शन और एप्लीकेशन, सेलेक्ट कब करेंगे? कहता है व्हेन एन IFRS स्पेसिफिकली अप्लाइज टू अ ट्रांजैक्शन। अच्छा, इसमें वो कहता है कि कभी कभी, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे? वो कहता है अगर तो स्पेसिफिकली कोई स्टैंडर्ड हो रहा है तो उसकी बात मानो। नंबर 1 प्रेफरेंस क्या है? स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है। ओके, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड कोई अप्लाई हो रहा है, क्या मतलब? IS आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का आइटम खरीदा है, तो इस पे क्या लगना चाहिए आपके ख्याल में? क्या लगना चाहिए बोलो? तो IS 16 लगेगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कोई भी आइटम है, उसकी ट्रीटमेंट कहां पे देखोगे जाके? अच्छा, मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज आ गई है जिस पे कोई स्टैंडर्ड लगता ही नहीं है, जैसे जिस जमाने के अंदर सिर्फ IS 16 आया था, इंटेंजिबल्स के बारे में कोई स्टैंडर्ड नहीं था, IS 38 बाद में आया था ना, तो लोग कहते थे कि यार ऐसा है, अगर IS 16 मौजूद है PPE के लिए तो ये दिखने वाले एसिड्स के लिए है, अगर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं मिल रहा हमें, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाइज, तो फिर फंस गए। बोलो, अगर हम फंस गए हैं तो फिर क्या करें? फिर हमने लगानी है जजमेंट। क्या करना है जी? अच्छा, जजमेंट के लिए भी ना एक तरतीब है। सबसे पहले क्या करो, कोई सिमिलर IFRS ढूंढो। सिमिलर क्या मतलब यार सॉफ्टवेयर है, ये भी तो एसेट है, ये भी तो एसेट है, तो लैंड बिल्डिंग भी एसेट था, तो चलो कोई नहीं, मिलता जुलता काम ही कर लेते हैं। समझ आ रही बात की? तो सिमिलर IFRS ढूंढो। इन द एब्सेंस ऑफ IFRS, पहली बात क्या है? व्हेन एन IFRS अप्लाइज, चलो छो तुम, व्हेन एन IFRS स्पेसिफिकली अप्लाइज टू अ ट्रांजैक्शन, इवेंट और कंडीशन
द अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई टू दैट आइटम शेल बी डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग दैट IFRS। अगर इन्वेंट्री खरीदी है तो IS 2 अप्लाई करो, अगर पीपी का कोई आइटम खरीदा है तो IS 16 अप्लाई करो, अगर IS 40 कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है तो IS 40 अप्लाई करो। ये तो हो गया जब आपका कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है। अगर नहीं हो रहा, अगर कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं अप्लाई हो रहा तो क्या करेंगे? द मैनेजमेंट शैल यूज इट्स जजमेंट। अब इसमें एक ऑर्डर है, बड़ा अहम ऑर्डर है, ये भी MCQs में आ सकता है, ठीक है। वो कहता है जी सबसे पहले तो आप जजमेंट लगा, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छा, एंटिटी शैल यूज इट्स जजमेंट इन डेवलपिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी दैट इज रेलेवेंट टू इकोनॉमिक, अच्छा, रिलायबल मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये वाली बात तो आप जरा रीड करिएगा। जजमेंट में क्या करना है जी, वो कोशिश करना जी कि आपको देखो यार क्या चीज़ है, ये एसेट सा लग रहा है, अच्छा एसेट होता है तो उसका फायदा आता है, तो उसने फ्यूचर में फायदा कई साल देना है तो डेप्रिशिएट कर लें, ऐसे अमोर्टाइज कर लेते हैं जैसे, ठीक है ना। तो ये जजमेंट के अंदर क्या करना है आप ये देख लें, लेकिन असल चीज़ क्या है ये इंपॉर्टेंट है इन मेकिंग सच जजमेंट। ये जो जजमेंट्स हैं ऊपर, इसके लिए सोर्सेज कौन से होने चाहिए? सबसे पहले क्या सोचो जाकर, कोई IFRS सिमिलर है जो इस जैसा, IFRS डीलिंग विद सिमिलर एंड रिलेटेड इश्यूज, कोई मिलता जुलता स्टैंडर्ड है? कोई मिलता जुलता स्टैंडर्ड है जी? तो अगर तो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर हमसे पूछो, हमसायों से पूछो। हमसाए मतलब अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज। अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज भी कोई हैं दुनिया में? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। एक ये IFRS हैं, ठीक है। एक तो हमारे ये IFR, पहले ISS होते थे, ISS होते थे ना जी, तो पुराने IS है ना, आजकल IFRS आ रहे हैं। ISS जो थे, अब ये IFRS लाने की जरूरत क्यों पड़ी? कई IS खत्म होते जा रहे हैं और IFRS उनको रिप्लेस करते जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? तकरीबन आधी को दुनिया के अंदर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये हमारे वाले यूज होते थे, और कोई आधी को दुनिया के अंदर या उससे कम में तो यूएस गैप्स, यूनाइटेड स्टेट्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये इस्तेमाल होते थे। अब इनमें और IFRS में जो फ़र्क था, उस फ़र्क को ब्रिज करने की ज़रूरत, क्योंकि हमारी मोबिलिटी इसी तरह से होनी चाहिए, हाँ, अकाउंटेंट सारी दुनिया में एक जैसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए ISS से आहिस्ता आहिस्ता IFRS का सफ़र जो है वो तय होता जा रहा है, और काफ़ी हद तक चीज़ें अब ये ब्रिज होती चली जा रही हैं। तो मिसाल के तौर पे हमारे सामने एक ऐसी चीज़ आ गई है जिसमें कोई IS नहीं मौजूद, हमारे पास कोई IFRS हमारे पास मौजूद, कोई स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है, तो किसी सिमिलर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी से जाकर देख लो, उनके पास कोई मिलती जुलती चीज का कोई स्टैंडर्ड मौजूद है, तो वो भी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, उसको देख के उससे भी यूज करके जजमेंट में अपनी हेल्प कर लो, उससे हेल्प ले लो, उससे क्या कर लो? हेल्प ले लो, ठीक है। और अगर यहां भी कोई आपका पुरसाने हाल नहीं है, यहां पे भी कोई आपको ढूंढने से चीज़ नहीं मिल रही है, तो फिर आप वापस चले जाओ अपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? वैसे तो मैंने पढ़ाना है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपने पढ़ा हुआ है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, यानी बुनियाद। आप खुद उस चीज को देखकर उससे अंदाजा लगाओ, इससे फ्यूचर में फायदा आएगा, ये तो एसेट की डेफिनेशन है, फायदा एक साल ज्यादा अरसे में आएगा, तो जोर लगा के खुद को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लो। कब? जब आपके पास कोई स्टैंडर्ड मौजूद ना हो। तो भाई सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर क्या करना है जी? सबसे पहले तो आपने वो पॉलिसी अपनानी है जो किसी स्टैंडर्ड के तहत चीज आ रही है, उसमें स्टैंडर्ड ने जो कहा हुआ है, जो भी चीज आपके पास आई है, अगर तो उसके मुतालिक कोई स्टैंडर्ड मौजूद है स्पेसिफिक, तो उसको यूज करो पॉलिसी सिलेक्ट करने के लिए। फाइफो और एफको, ये अब लाइफो नहीं रहा, इन्वेंट्री खरीद के लाओ तो फाइफो या एफको में रखो, क्यों? IS 2 मौजूद है, वो बता रहा है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने खरीदी है तो आप IS 40 लगाओ, मौजूद है स्टैंडर्ड, ठीक है। और अगर आपने कोई ऐसी चीज आपके पास आ गई है जिसके बारे में स्टैंडर्ड अभी मौजूद, जैसे IS 41 बहुत देर से आया, जानवरों का स्टैंडर्ड, जब तक वो नहीं था तो फिर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशंस को गुजारा तो जुगाड़ तो करना पड़ता था ना, ठीक है, जब तक वो नहीं था। बात समझ आ रही है? तो क्या करो, अगर कोई स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ IFRS दैट इज एप्लीकेबल स्पेसिफिकली, तो क्या करो? मैनेजमेंट शैल यूज इट्स जजमेंट, ठीक है। और वो जजमेंट जो है वो उससे ये फायदे मिलने चाहिए, यानी वो जजमेंट जो है वो रेलेवेंट हो, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग नीड्स ऑफ यूजर्स की नीड्स के हिसाब से रेलेवेंट हो, वो रिलायबल हो, और उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बेहतर तरीके से, यानी कि जजमेंट लगाते हुए ध्यान रखना, चीजें गड़बड़ ना कर देना, ठीक है। इन मेकिंग सच जजमेंट्स, ये जजमेंट्स करने के लिए हेल्प कहां से लो?
मैनेजमेंट शुड कंसीडर फॉलोइंग सोर्सेज, आईएफआरएस डीलिंग विद सिमिलर या रिलेटेड इश्यूज। अपने आईएफआरएस में से ढूंढो, अगर ये टेंजिबल का है और आपके सामने इनटेंजिबल आ गए, टेंजिबल का स्टैंडर्ड मौजूद है तो उससे थोड़ी हेल्प ले लो। नई बात बनती तो रीसेंट प्रोनाउंसमेंट और अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज की तरफ चले जाओ, जितनी को आपको जरूरत पूरी कर सकती है उनसे हेल्प ले लो, नहीं तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की तरफ चले जाओ। यहां अगर तरतीब और है, मैंने तरतीब और बताई आपको, ठीक है, तो सही है। तो ये क्या है जी, ये सिलेक्शन के लिए हमने बात की। तो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, हाँ भाई बस अब याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड लगाना है, ना हो तो सिमिलर, तो फिर जजमेंट अप्लाई करो, जिसके लिए हेल्प कहां से ले सकते हो, सिमिलर स्टैंडर्ड अपने पास मौजूद है, मिलता जुलता चीज मिलती जुलती है जिससे उस स्टैंडर्ड ऑलरेडी मौजूद है, काम चल जाए। तो जैसे वेबसाइट कॉस्ट, इस पे SIC 32 दिया था, ये इंटरप्रिटेशंस होती हैं। अब वेबसाइट एक इंटेंजिबल है, लेकिन IS 38 में उसकी बात नहीं थी, तो जब तक नहीं था SIC 32 तब तक गुजारा कर ही रही थी वहां, ठीक है ना। तो क्या होता है जी, सबसे पहले तो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड मौजूद, नहीं तो जजमेंट लगाओ। जजमेंट लगाते हुए हेल्प कहां से लो, अपने IFRS में कोई सिमिलर IFRS मिल जाए, नहीं तो हमसायों का कोई IFRS मिलता जुलता मिल जाए, नहीं तो फिर फ्रेमवर्क पे जाओ और बैठ के खुद सोचो। लेकिन इंश्योर क्या करना है, जजमेंट लगाते हुए ये पॉइंट 2 आपने इंश्योर करना है। घर पे पढ़िएगा क्या क्या लिखा हो, मुझसे पूछ लीजिएगा, गॉट इट। बस इसके अंदर बात ये लिखी हुई है कि यूजर की नीड्स को सामने रखना है जजमेंट लगाते हुए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को खराब नहीं होने देना, यानी आप जो जजमेंट लगाओ उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो फेथफुल रहे, प्रेजेंटेशन सही हो, यूजर को अच्छी इंफॉर्मेशन दे। ये जरा यहां पर लिखा हो, जरा पढ़ के देखना, यही बातें लिखी हुई हैं, ओके। अच्छा, जब एक बार आपने अकाउंटिंग पॉलिसी इनमें से कोई भी काम करते हुए, या स्टैंडर्ड को मानते हुए या जजमेंट लगाते हुए सिलेक्ट कर ली, तो अब एप्लीकेशन की जब बारी आएगी तो उसको अप्लाई कंसिस्टेंटली करना है, अप्लाई कंसिस्टेंटली। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी अप्लाइड, सिलेक्शन के लिए क्या करोगे, स्टैंडर्ड या जजमेंट। जब सेलेक्ट कर लिया, जैसे इन्वेंट्री आई, स्टैंडर्ड मौजूद, FIFO या FCO, क्या करना चाहोगे, FIFO लगा लिया भाई ने, अब भाई साहब FIFO को कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। अगर आपने 2-3 साल बाद जाके कहा जी अब मेरा दिल कर रहा है FCO के लिए, तो दिल कर रहा है, पता है आपको, मुहानी वाले सवाल में करके आए, एक और सवाल में भी करके आए, आपको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करके लाना पड़ेगा। इतना आसान काम नहीं है आप पॉलिसी सिलेक्ट करने के बाद उसको चेंज करना, बात समझ आ रही। तो अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली फॉर सिमिलर ट्रांजैक्शन अनलेस रिक्वायर्ड और परमिटेड। दोनों में फर्क क्या है, स्टैंडर्ड खुद बदल गया। पहले IS 2 में LIFO भी होता था, FIFO भी होता था, FCO भी होता था। अब ये जो मेरा दोस्त है वो बकर है, ठीक है, ये LIFO यूज कर रहा था, अब स्टैंडर्ड बदल गया, स्टैंडर्ड ने कहा आज से LIFO खत्म। अब जब स्टैंडर्ड ने खुद ही एक ऑप्शन खत्म कर दिया, और अगर ये LIFO पे चल रहा था तो इसको चेंज करना पड़ेगा। नाउ दिस चेंज ऑफ पॉलिसी थी इसकी कंसिस्टेंटली 10 साल से अप्लाई कर रहा था, ठीक है, अरे वैसे इतना लॉजिकल नहीं होता, लॉजिकल यही होते हैं, खैर चलें, कर रहा था ये अप्लाई 10 साल से, लेकिन अब ये पॉलिसी बदल गई। क्यों बदल गई, अब स्टैंडर्ड रिक्वायर कर रहा है इसको बदलो। यहां पे क्या है, स्टैंडर्ड रिक्वायर, मजबूरी है, अब कोई ऑप्शन नहीं है। बोरिंग कॉस्ट को हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 एक्सपेंस आउट करते आ रहे थे, याद है, एक्सपेंस आउट करते आ रहे थे। IS 23 हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 के अंदर IS 23 बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस कर रहे थे, स्टैंडर्ड ने कहा सॉरी, नाउ यू नीड टू कैपिटलाइज इट। नाउ दिस इज अकाउंट, ये अकाउंटिंग पॉलिसी थी, तब IS 23 ऑप्शन देता था एक्सपेंस करो या कैपिटलाइज करो। वो मेरा दोस्त जो एंड पे बैठा हुआ है सर नीचे करके आखिरी रो में, ठीक है, साथ वाला भी तुम्हारे साथ भी ऐसे ही है, ठीक है। तो ये भाई साहब जो है ये बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर रहे थे, अब स्टैंडर्ड बदल गया, उसने कहा कोई ऑप्शन नहीं है, नाउ दिस चेंज इज रिक्वायर्ड बाय। मुझे पता है बोर हो रहे हो, बस खत्म, बस ये पार्ट 1 के अंदर, उसके बाद पार्ट 2 में खत्म कहानी, ज्यादा नहीं पढ़ना, बस ये मुझे पढ़ाने दो यहां तक। ये आपका रीड ऑनली है यार, रीड ऑनली है, क्या मतलब, ये वो नोट है जो हमने बनाना सीखा था चेंज इन पॉलिसी वाला। ये वही बता रहे हैं कि नाम लिखो, चेंज का मतलब अंग्रेजी में जो लिखते थे, कोई ट्रांजिशनल प्रोविजन है वो बताओ, फिर आइटम्स अफेक्टिंग इनकम स्टेटमेंट, ये सारी बातें, चेंज ड्यू टू IFRS, सर पढ़ेंगे, बस आप पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है, मैं नहीं पढ़ाता, मुझे सिर्फ यहाँ तक पढ़ाना है। उसमें से भी ये हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं, समझे, पढ़ लिया है, बस गुजारना है यहाँ से। तो मुझे सिर्फ 5 से 7 मिनट और चाहिए, बातें बहुत अहम हो रही हैं इस वक्त। चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में क्या बोला, सिलेक्ट करते हुए क्या करना है,
अगर अगर स्टैंडर्ड मौजूद वो यूज करो, नहीं तो जजमेंट लगाओ, उसमें सारी बात कर ली। जब एक बार सिलेक्ट हो गई तो अब अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। चेंज कब हो सकता है? जब स्टैंडर्ड रिक्वायर करे। दो एग्जांपल्स आ गए, ठीक है, या स्टैंडर्ड परमिट करे। परमिट करे मतलब आप IS 40 में चल रहे हैं, स्टैंडर्ड कहता है कॉस्ट लगाओ या फेयर वैल्यू लगाओ। आप पहले कॉस्ट पे चल रहे थे, अब आपने कहा जी कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे जाना चाह रहा हूं। यू कैन गो, स्टैंडर्ड ऑप्शन देता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में, आप इसको फेयर वैल्यू पर रख सकते हो। लेकिन अगर पहले आपने कॉस्ट मॉडल सेलेक्ट किया था, अब आप उसको चेंज करना चाह रहे हो, तो ये परमिटेड बाय IFRS है, तो ये चेंज कर सकते हो। लेकिन अगली मुसीबत का आपको पता है, यहां पे तो खुद स्टैंडर्ड बदला ना, तो खुद स्टैंडर्ड बताएगा क्या करना है, रिट्रोस्पेक्टिव करना है या नहीं करना। लेकिन यहां पे आपने वॉलंटरली चेंज किया है। जब स्टैंडर्ड परमिट करता था, आपके पास ऑप्शन था, वॉलंटरली आपने चेंज किया, तो नाउ यू हैव टू अप्लाई इट रिट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। मसलन कोई और, मतलब आपकी मर्जी थी, आपने वो वाला लफ्ज मुश्किल वाला हो जाएगा, छोड़ो उसको, ठीक है, लफ्जी मतलब नहीं, आपकी मर्जी थी, ठीक है ना, आपकी मर्जी थी कॉस्ट या फेयर वैल्यू मॉडल, आपने कॉस्ट सेलेक्ट किया हुआ था, दिल किया बाद में फेयर वैल्यू पे ले जाओ। अब किसी ने आपको आगे जबरदस्ती कहा करो नहीं, आपको लगता था कि इससे यूजर को ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया वॉलंटरली। अच्छा, कोई और ऑप्शन, कोई और मिसाल, यही FIFO एफको वाली यहां पे भी कर लेते हैं। वो तो लाइफो खत्म हुआ था ना, जरा अच्छा ये नजर आ जाए। IS 2 में अब आपके पास मौजूद है FIFO भी और एफको भी, ऑप्शन है, ऑप्शन। आप इस वक्त चल रहे हैं FIFO पे, आपने कहा जी मुझे लगता है यूजर को अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, एफको पे चले जाए, तो वॉलंटरली आपने चेंज किया। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, required by standard, this is permitted by standard and you have done it जी। अगर required by standard था कि ये बदल दो, तो आगे ये ट्रांजिशनल प्रोविजन नहीं है, ये required by standard है, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया। अब ट्रांजिशनल प्रोविजन का मतलब यह है कि इस चेंज को आपने अप्लाई कैसे करना है, रिट्रोस्पेक्टिवली या प्रोस्पेक्टिवली, ये स्टैंडर्ड बताएगा। और स्टैंडर्ड ये बातें बताता है अपनी ट्रांजिशनल प्रोविजन। ट्रांजिशन का मतलब ये जो हमने तब्दीली की है स्टैंडर्ड में, इस पुरानी पॉलिसी पे जो चल रहे थे, वो ट्रांजिशन कैसे लें, नई पॉलिसी के तहत कैसे लाएं, ये हम बताएंगे, वो ट्रांजिशनल प्रोविजन कहलाती है, ठीक है। ट्रांजिशनल प्रोविजन यहां होंगी, यहां नहीं होंगी, ठीक है ना, यहां तो हम खुद जा रहे हैं, पहले से ऑप्शन है। चलें आगे। Accounting policies should be applied consistently for similar unless required या permitted by IFRS. For example, अब ये examples आपने पढ़नी नहीं, बल्कि ये ठहर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरा पढ़ें। पढ़े बस, वो असल में बोझ ज़्यादा पड़ जाएगा, वरना मैं वो जो है ना, इसलिए पिछला वो चेंज एस्टीमेट भी ज़रा स्किप करा, अगला भी कर रहा हूँ, आप ज़रा रीड कर लेना, मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा दूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। ज़रा इंपॉर्टेंट बातें वो पढ़ लें जी। IS 16 अलाउज द यूज ऑफ कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर मेजरमेंट आफ्टर, यानी सब्सिक्वेंट रिकग्निशन के लिए IS 16 अलाउ करता है कि आप कॉस्ट मॉडल से IS 16 स्टैंडर्ड अलाउ करता है आपको कि आप कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पर चले जाएं। जरा ऐसे कर लें, कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पर चले जाएं, ठीक है जी। अच्छा, अब ये IS 16 ने आपको ऑप्शन दिया हुआ है, गॉट इट। अच्छा, अब इसका मतलब इनमें से आप कोई एक पॉलिसी सिलेक्ट करके चल रहे होंगे, क्या ख्याल है। अब जो पॉलिसी सिलेक्ट, मिसाल के तौर पे आप कॉस्ट मॉडल पे चल रहे थे और आपने कहा नहीं जी हम रीवैल्यूएशन मॉडल पे स्विच करना चाहते हैं, कोई मसला, ये तो आप तकरीबन हर सवाल में रीवैल्यूएशन वाले में करते थे। नाउ व्हेन यू विल स्विच टू कॉस्ट टू रीवैल्यूएशन मॉडल, क्या ये रिक्वायर्ड बाय लॉ है या परमिटेड बाय लॉ है? लॉ मतलब IFRS में कह रहा हूं, हमारे लिए परमिटेड है, और आपने इसको चेंज कर लिया। अब ये क्या कहलाएगा, ये आपने इधर देखो, ये कॉस्ट मॉडल पे आप थे, ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी थी, ओके, और बोलो आप इससे रीवैल्यूएशन मॉडल पे गए हैं, तो ये आपने क्या किया है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या किया आपने? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की है।
अच्छा, इसका मतलब ये अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी क्या थी, कॉस्ट मॉडल, और आप इससे किधर चले गए, आप इससे चले गए इधर चेंज करके, तो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी अब क्या बन गई, बोलो। तो ये जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी कॉस्ट से रीवैल्यूएशन बनी है, ये चेंज इन पॉलिसी है या नहीं है, ये चेंज इन पॉलिसी है या नहीं है, ये चेंज इन पॉलिसी है। अब अगला सवाल पैदा होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है इसमें से, ठीक है, ये बात समझ नहीं आती क्योंकि ये करके आए होते हैं। सवाल क्या पैदा होता है, अच्छा ये तो हम हर सवाल में करते थे, कॉस्ट मॉडल पर आते 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 आगे किसी एक साल में रीवैल्यूएशन मॉडल आ जाता था, आज तक कभी हमने पिछले सालों को तो नहीं छेड़ा था। एंट्रीज याद करो, पहले दूसरे साल की एंट्रीज कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन हो जाती थी, और रीवैल्यूएशन जिस साल होती थी उसी साल से एंट्रीज होती थी, पिछले सालों को तो नहीं छेड़ते थे, याद आ रहा है। अब ये किस मुसीबत में फंस गए, स्टैंडर्ड कह रहा है ये पॉलिसी है, इसको चेंज किया है तो ये चेंज इन पॉलिसी है। अब चेंज इन पॉलिसी तो है, लेकिन इसकी अकाउंटिंग वैसी नहीं की थी जैसी पिछले 7-8 दिन से हम IAS 8 के अंदर कर रहे हैं, रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करके लाते हैं। जब से इसका मतलब आज से 10 साल पहले हमने PPE खरीदा था, 10 साल कॉस्ट मॉडल पे चलाते रहे, ऐसे सवाल किए थे ना हमने, 11वें साल में रीवैल्यू कर दिया, तो मतलब 10 साल वापस जाएं और उसको वहां से अप्लाई करके लाएं, ऐसा तो कभी नहीं किया था। इसका मतलब या तो फिर आज तक जो 12-14 दिन 20 दिन 22 दिन बल्कि लगा के PPE में सीखा था, या तो वो गलत सीखा था और आज तक जो करते आए, या तो वो सारा गलत है, 70 लेक्चर गलत हो गए हैं, या फिर यहां कोई गुंजाइश होनी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है, हो जाएगा वो, कहीं ना कहीं फिर वैल्यूज मिल जाएंगी, अगर मिल जाए ना हो इम्प्रैक्टिकेबल फिर 70 लेक्चर फारिग हो गए। वो आलू था जो हर सब्जी में पड़ा होता था, वो आलू ही खराब निकल आया, सारी सब्जियां खराब हो गई, है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। असल में IAS 8 कहता है बिल्कुल ये चेंज इन पॉलिसी है, ये चेंज इन पॉलिसी इज, ये चेंज इन पॉलिसी है, इज है, लेकिन ये चेंज इन पॉलिसी जो है ये IAS 8 के अंडर ट्रीट नहीं होगा, इसका ट्रीटमेंट आप जाके पूछो IAS 16 से। अब हम IAS 16 के पास गए तो उसने कहा नेट रिप्लेसमेंट मेथड या ग्रॉस जो कराया ही नहीं, अभी वो आखिरी क्लास में कराता हूं, 5 मिनट की एग्जांपल छोड़ो, नेट है ही कोई नहीं कोई और मेथड। IAS 16 के पास गए, IAS मुंह से निकल गया, IAS 16 के पास गए तो उसने कहा हाँ भाई क्या करो, रीवैल्यू करना है, ओके, एसेट को लाओ बुक वैल्यू पे, और फिर सरप्लस या लॉस रिकॉर्ड करो, और फिर आगे रीवैल्यूएशन करो रिमेनिंग लाइफ। तो ये जो हम करके आए थे ये बिल्कुल सही था, क्योंकि IAS 16 ने ये कहा था। IAS 8 ने क्या कहा, IAS 16 का कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, बट इट इज नॉट ट्रीटेड अंडर IAS 8, इट इज ट्रीटेड अंडर IAS 16, ठीक है। तो ये बात हमने नोट कर लीजिए कि इट इज अ चेंज इन पॉलिसी, इट इज, ये आज पता लगा हमें, इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बट नॉट ट्रीटेड, एक बार तो डर लग गया है ना कि लगता है, नॉट ट्रीटेड अंडर IAS 8, यानी इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किससे पूछो, IAS 16। है ये चेंज इन पॉलिसी, है ये चेंज, आप कॉस्ट मॉडल पे थे, आप फेयर वैल्यू मॉडल पे आए, यू हैव चेंज योर अकाउंटिंग पॉलिसी, बट दिस चेंज इज अकाउंटेड फॉर अंडर IAS 16। ये चेंज जो है इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है तुम्हें IAS 16 बताएगा, हम नहीं बता रहे, IAS 8 ने ये बात करके जान छुड़ा ली, ठीक है, हमारी भी जान छुड़, वरना तो लग रहा था लो जी 70 लेक्चर गए, FAR 1 तो गया, अगली बात नहीं करनी वकील साहब वाली। अच्छा चले अब ये पढ़ें जरा यहां से, IAS 16 PPE allows use of cost model or revaluation model for measurement after recording. This is an example where IFRS permits categorization of item for which different policy. However, either of the models must be applied to entire class. अच्छा यार ये तो भी वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये आपकी पॉलिसी है। अच्छा, consistency also implies that same accounting policy be applied in different accounting unless a change in policy is required. For example, weighted average से, अच्छा वही वाली बातें कर रहा है, ठीक है। अब चेंज यहां पर आया, ये तो कह रहा है ना कि आपने ऐसे सिलेक्ट करना है और फिर उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। मैं अगली गल भी दस गया, चेंज कब करना है, ये पहले दिन से रीड करने का पता नहीं दूसरे दिन का दिया हुआ था। चेंज कब करना है, चेंज कब करना है, जब रिक्वायर या परमिट वाली बात हो। सुनो, एन एंटिटी शैल चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी ओनली इफ चेंज इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय IFRS कब, जब रिवाइज, एग्जांपल, रिवाइज IFRS नाउ रिक्वायर्स ऑल बोरिंग कॉस्ट टू बी
कैपिटलाइज. LIFO is no more allowed as per IS2. Now this change, अगर आप IS 23 में expense out, अगर आप borrowing cost को expense out कर रहे थे या आप LIFO पे चल रहे थे, now you have to change and this change is required by law. This change is required by IFRS. ठीक है. अब इसमें क्या करो, रिट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव, कहते हैं वो स्टैंडर्ड ही बताएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड ने रिक्वायर किया ना चेंज. तो फॉलो द ट्रांजिशनल प्रोविजंस गिवन इन स्टैंडर्ड, मे बी प्रोस्पेक्टिव मे बी रिट्रोस्पेक्टिव. लेकिन अगर ट्रांजिशनल प्रोविजंस नहीं है तो क्या करें, तो बाय डिफॉल्ट फिर पॉलिसी चेंज का क्या करना है. हाँ, इफ नो ट्रांजिशनल प्रोविजन आर गिवन देन रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड. गॉट इट. ये तो हो गया जब रिक्वायर्ड हो, और जब परमिटेड हो तो वो क्या है, यही दो बताए मैंने, FIFO से एफको या एफको से FIFO पे जाएं. ये हमने प्रैक्टिकली सवालों में किया है. ठीक है. या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे जाएं. ठीक है. IS 16 वाला कॉस्ट से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना इसलिए नहीं सीखा क्योंकि वो यहां पर ट्रीट ही नहीं होता. उसकी ट्रीटमेंट जहां सीखी थी वो बिल्कुल सही थी, और ये भी वही कहता है वही वाली करो. तो यहां पे देखो, कब अलाउड है चेंज, रिक्वायर्ड बाय IFRS या कब करो चेंज. एन एंटिटी शैल चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी only if the change results in financial statements providing reliable and more relevant information. ये फिर वॉलंटरी कहलाता है. ठीक है. इसकी एग्जांपल क्या है, चेंज कॉस्ट फॉर्मूला फॉर मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम FIFO टू एफको, चेंज मेजरमेंट बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू, चेंज मेजरमेंट बेसिस फ्रॉम रीवैल्यूएशन मॉडल टू कॉस्ट मॉडल. हो सकता है चेंज, तो हो सकता है. अब देखते हैं प्रैक्टिकल है, आज तक हुआ क्यों नहीं ये बाद में देखते हैं. ठीक है. अच्छा चलो, बल्कि यूं करते हैं, मैं आपको IS 16 का एक पैरा मेरे जहन में आ गया है, वो अभी लिख देता हूं. ठीक है. ये अभी हमने क्या देखा कि कॉस्ट से रियल मॉडल तो हम करते आए कई दफा, ये जहन में बात आ गई ना कि रीवैल्यूएशन मॉडल से भी तो कॉस्ट मॉडल पे आज तक आना क्यों नहीं हुआ, आज तक ऐसा हुआ क्यों नहीं. देखो, अच्छा अगर होगा भी तो जाना तो इसने भी कहाँ होता है पता है आपको, वो IS 16 ही कुछ बताता. IS 16 ही बताएगा ना कि अगर रीवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे आना है तो क्या करना है. आज तक हुआ क्यों नहीं कभी, क्योंकि IS 16 नहीं, एक पैरा लिखा हुआ मेरे जहन में आ गया, मैं वो जरा कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ वो रिप्रोड्यूस हो जाए. एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन मतलब उसका खुलासा यही है. ठीक है. IS 16 में एक पैरा है, वो ये कहता है कि ये कौन सी चेंज चल रही है, बताओ जरा वैसे, ये कौन सी चेंज चल रही है, ये कौन सी चेंज चल रही है. वॉलंटरी चेंज में आप कह रहे हो कि आप वॉलंटरी चेंज में आप कह रहे हो कि आप ये करो, ऐसे ही है. ये देखो अब यहां से सफर चला. वॉलंटरी चेंज क्या है, रीवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे आओ, रीवैल्यूएशन मॉडल से. नाउ दिस इज वॉलंटरी चेंज. वॉलंटरी चेंज कब करना है, वॉलंटरी चेंज कब इजाजत है, वॉलंटरी चेंज का कब इजाजत, कब अलाउड है, जब दिस रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडिंग मोर रिलायबल एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, तब वॉलंटरी चेंज कर सकते हो. ये नहीं कि दिल कर रहा है, रात को सोए बाबा जी ख्वाब में आए थे, वो कह रहे हैं रीवैल्यूएशन से कॉस्ट मॉडल कर लें, हमने करना ही करना है. ना, आपको ये सिर्फ तब इजाजत है इस चेंज की, तब इजाजत, पहले सोच के करते हैं ना, अब चेंज करना है तो सिर्फ तब इजाजत है जब रेलेवेंट और ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन दे स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके. अब वॉलंटरी की कब इजाजत है, जब रिजल्ट्स इन, अब IS 16 ने कहा हमारे ख्याल से ना रीवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे जाना कभी भी मोर रिलायबल और मोर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, इसलिए ये हमारे हिसाब से कोई खास पसंदीदा बात नहीं है. उसने ये नहीं कहा कि इसको कैसे चेंज करना है, वो कहता है मेरे हिसाब से ये चेंज करना बनता ही नहीं है. ठीक है. तो कुछ जुमला इस तरह का लिखा हुआ है, इट इज़ हाईली अनलाइकली, मुश्किल है ज़रा जुमला. इट इज़, मैं कल परसों ऐसे देख रहा था, हाईली अनलाइकली यानी कि बहुत कम चांस है दैट चेंज फ्रॉम नकल ना कर लें, और नहीं स्टैंडर्ड ढूंढ रहा हूं, कॉपी पेस्ट मुझे अब मिलने भी कोई नहीं, कल परसों देख रहा था. पुराने वाले शायद मिल जाएं, पुराने वाले वो देखता हूँ, पुराने वालों से गुजारा चल जाए. 16 में वैसे रिवीजन तो आई हैं 2-3.
ये 2016 वाले पढ़े हैं, नज़र आ गए, दूसरे पता नहीं मिल नहीं रहे। मे बी नज़र आ ही जाए। पॉज करो यार ज़रा। अच्छा जी माजरत, वो वो स्टैंडर्ड तो नहीं सॉफ्ट में मिल रहा, कल ही उसकी कॉपी निकाल लाऊंगा। बहरहाल ये थोड़ा सा इस जुमले को ऐसे ही लिख लें, इट इज़ हाईली अनलाइकली दैट चेंज फ्रॉम द फेयर वैल्यू, change from the, it is highly unlikely that change from the fair value model to cost model will result in more relevant presentation. I think पैरा 31 ही था, चलें बहरहाल ये कल दिखा दूंगा। more relevant presentation, पैरा भी मैं कल फिर लिख ही दूंगा। यहाँ पे शायद लिखा हुआ हो, कहीं पे आगे आ गया तो शायद लिखा हुआ भी हो, ठीक है। तो भाई अगर पॉलिसी चेंज करना है और वो करना है रीवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल की तरफ, तो ये वॉलंटरी चेंज तो होगा, लेकिन वॉलंटरी चेंज की इजाजत सिर्फ किस सूरत में है, अगर ये इंफॉर्मेशन आपके यूजर को ज्यादा रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर दे रही हो। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि देखो भाई, रीवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे जाना मुझे नहीं समझ आता कि ये कैसे रेलेवेंट या ज़्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन देगा। ये एक पैरा है, ये इंशाल्लाह पैरा में रेफर कर दूंगा, बल्कि स्टैंडर्ड दिखा दूंगा, ठीक है ना, ताकि ओरिजिनल स्टैंडर्ड नहीं लेके जाने आप, लेकिन चलो कभी ज़िंदगी में तो देखने पड़ ही जाते हैं ना, तो वो देखने तो आते हो, कभी देख लेना। बहरहाल मैं स्टैंडर्ड दिखा दूंगा ताकि आपको जाके स्टैंडर्ड ना ढूंढने पड़े। अब तो बच्चे लेते भी नहीं है ना स्टैंडर्ड, रवाज नहीं रहा, इसलिए वो मैं इंशाल्लाह पिक्चर, वो मुझे मिल नहीं रहा था रिसेंट वाला, पुराने वाले स्टैंडर्ड्स मिले थे लेकिन उनके अंदर वो पैरा मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, अब इधर पढ़ो, ये क्या है जी, ये अब कहानी पूरी हो गई, ये कहानी पूरी हो गई। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या हैं, हमने कहा जी मसलन ये अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, रिकॉर्डिंग के हिसाब से, प्रेजेंटेशन के हिसाब से, या इसके हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से। फिर हमने कहा कि सिलेक्ट कैसे करें, हमने कहा जी स्टैंडर्ड हो तो उसको फॉलो करो, नहीं तो जजमेंट लगाओ जिसमें ऐसे हेल्प लेना। अब सिलेक्ट हो गई है जी, या स्टैंडर्ड था या जजमेंट लगाई, सिलेक्ट हो गई जी, अब क्या करें, मैंने कहा अब इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करो। चेंज कब कर सकते हो, जब रिक्वायर्ड या परमिटेड में लाओ। हमने कहा अच्छा रिक्वायर्ड मतलब, उसने कहा जैसे स्टैंडर्ड बदल जाए, और फिर स्टैंडर्ड ही बतलाएगा रिट्रोस्पेक्टिवली जाना है या प्रोस्पेक्टिवली। हमने कहा और परमिटेड, उसने कहा जहां पर ऑप्शन मौजूद हो और आपको लगे रिलायबल या रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो चेंज कर लो। हमने कहा इसमें क्या करें, उसने कहा ऑप्शन कोई नहीं है, रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करें, ठीक है। मसलन चेंज करो फाइफो से एफ को, चेंज करो कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल, आई थिंक ये IAS 40 में भी लिखा हुआ है, मैं बड़ा पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। और उसके बाद चेंज करो मेजरमेंट बेसिस की रीवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे है। तो ये एग्जांपल ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को चेक कर लेते हैं, कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल कह रहा है, ठीक है। तो बहरहाल रिट्रोस्पेक्टिवली इसको अप्लाई करना पड़ता है अगर कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप डेमोन्स्ट्रेट कर लें तो कर लें, ठीक है, वो देखेंगे फिर। अब रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या है, इसको जरा रीड ऑनली करके देखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है, कितने पीरियड तक जाएं, कैसे जाएं, ठीक है। और इम्प्रैक्टिकेबिलिटी क्या है, वो मैंने आपको बताया कि आपके पास डाटा ही नहीं है अवेलेबल, कहाँ तक जाएं, जहाँ तक जा सकते हैं जाएं, जहाँ तक नहीं जा सकते रोक दें। तो इम्प्रैक्टिकेबिलिटी यहाँ से पढ़नी है, ये सिर्फ बात याद रखनी है कि वो ये कहता है कि अगर इम्प्रैक्टिकेबिलिटी आ जाए तो उसका रीजन जरूर बताना है आपने, ठीक है, ओके। वो कहाँ बताओगे, जब नोट बना रहे हो तो उसी के अंदर ही बताओगे, ठीक है। अच्छा आगे सही है, ये सारा पढ़ते जाएंगे आप। 3.4 3.5 ये इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट पढ़ें ज़रा, बस ये आखिरी 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 ये आखिरी 2 लाइनें बस, ये तो आपने पढ़ के आना है, ठीक है ना, ये बस आखिरी 2-3 लाइनें। वो कहता है ये इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल ऑफ IAS 16 और IAS 38 इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इनिशियल एप्लीकेशन क्या मतलब, हम कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे गए, तो ये इनिशियल एप्लीकेशन है किसकी, इनिशियल एप्लीकेशन है किसकी, रीवैल्यूएशन, इनिशियल एप्लीकेशन, पहली बार रीवैल्यूएशन मॉडल लग रहा है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। बट इट शैल बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद IAS 16 और IAS 38। IAS 38 आगे पढ़ेंगे आप FR 2 में, इंटेंजिबल का स्टैंडर्ड है, वो भी बिल्कुल वैसा ही है IAS 16 जैसा रिस्पेक्टिवली, एंड नॉट इन अकॉर्डेंस विद IAS 8। वो कहता है कि यहाँ पर नो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड एंड नो डिस्क्लोजर वगैरह रिक्वायर्ड, जो आपने कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मॉडल की पढ़ा दिया आपने, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात थी। और अगली बात, ये चीज़ें चेंज इन पॉलिसी नहीं कहलाएंगी। हमने कहा मसलन क्या क्या चीज़ें जी, वो कहता है एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी
फॉर ट्रांजेक्शन इवेंट दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम दोज प्रीवियसली अकरिंग। कहते हैं मिसाल के तौर पे आप आज से पहले एसी हमेशा लीज पे लेकर इस्तेमाल कर रहे थे, प्लांट लीज पे लेकर इस्तेमाल कर रहे थे, व्हीकल लीज पे लेकर इस्तेमाल करते, लीज मतलब किराए पे, ठीक है। आपने सोचा यार ये लीज वाला काम खत्म करो, हम अब खुद खरीदा करेंगे, अपना प्लांट खरीद कर चलाएंगे। नाउ दिस इज नॉट अकाउंटिंग पॉलिसी इवन, कि आप चेंज की बात, पॉलिसी नहीं है, ये बिजनेस पॉलिसी है, ये बिजनेस डिसीजन है आपका, ये बिजनेस पॉलिसी तो है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं। अब एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। क्या कहता है? फॉलोइंग इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, द एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम दोज प्रीवियसली अकरिंग। पहली बार एक काम कर रहे हैं। अब वो अलग बात है कि आप पहले खरीदा करते थे प्लांट, भाईजान बस आखिरी जुमला है, थोड़े दो जुमले रह गए बस, माजरत के साथ, ठीक है। आप पहले खरीदा करते थे प्लांट, अब आप लीज करेंगे। IFRS 16 में लीज के रूल्स हैं, वो आप पहले अप्लाई तो जरूर करने हैं, लेकिन ये पहली बार आप कर रहे हैं ना काम, इसको चेंज इन पॉलिसी नहीं कहते रहोगे, ठीक है। तो ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है, यूं समझ लो पहली बार अप्लाई हो रही है। जैसे स्विचिंग टू परचेजिंग प्लांट यूजिंग लीजेस फ्रॉम प्रीवियस पॉलिसी ऑफ परचेजिंग प्लांट इन कैश, परचेजिंग प्लांट यूजिंग लीजेस, लीज के तहत प्लांट लो, पहले खरीदते थे कैश से, इट इज अ बिजनेस पॉलिसी। दूसरी एग्जांपल, एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी, जो कि पहले एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजेक्शन इवेंट दैट डिड नॉट अकर प्रीवियसली, पहले होता ही नहीं था। जैसे मिसाल के तौर पे आपने जिंदगी में पहली बार लोन लिया है और जिंदगी में पहली बार उस पर इंटरेस्ट पे करना है, और वो पहली बार वो लोन आपने क्वालिफाइंग एसेट के लिए इस्तेमाल किया है। अब कोई बंदा गए इधर से उठ के ऐसे, इधर से उधर से उठ के कहे कि भाईजान आप तो पहली बार क्योंकि IAS 23 में ऑप्शन नहीं है ना, तो कहेगा अच्छा आप इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर रहे हो, दिस इज चेंज इन पॉलिसी। आप कहोगे भाईजान दिस इज एप्लीकेशन, इनिशियल पहली बार वाली एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ओके, इसकी एग्जांपल्स पढ़िएगा, और मेरा दिल है कि बस करें इसकी MCQs ना, आप जरा होमवर्क में ट्राई करें पहले, ठीक है। MCQs बड़े मजे के हैं, एक दो सिर्फ दिखा दूं, एक दो ऐसे, सिर्फ एक दो, पार्ट 2 शुरू करते हैं फिर, सिर्फ एक दो, सिर्फ एक दो, सिर्फ एक दो। आओ क्यों लग रहा है कि मैं सारे MCQs करा दूंगा? ये देखो ना आप, विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड रिक्वायर प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, बस इस तरह के MCQs हैं। मैं बात नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। ऐसे मिसाल को कोई और इधर से उठा लें, ये देखो, अप्लाइंग न्यू पॉलिसी ट्रांजेक्शन एज इफ दैट पॉलिसी हैड ऑलवेज बीन अप्लाइड इज कॉल्ड रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। इस तरह के MCQs हैं। ये सारे MCQs आपने ट्राई करने, इतने ज़्यादा हैं भी नहीं, ठीक है। ये कल इंशाल्लाह मैं चेक करूंगा आपके, यानी कल इनको फाइनल करेंगे। अब बस बहुत हो गया, और आपने ना वो थेरी सारी पढ़ के आनी है। अब ये ज़रा हिम्मत करनी है, अब थोड़ी सी हिम्मत आप कर लें, ठीक है। मैं अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता, अब तो बिल्कुल बच्चे सो रहे हैं, कोई उधर हाइब्रिड में लम्हा पे होया है, कोई कुछ, तो मैं अब इससे ज़्यादा आपको जुल्म नहीं कर सकता आप पे, ठीक है। बहुत माजरत, मैंने इतना सोचा नहीं था जितनी बातें हो गई, ठीक है। तो आपने इस सारे सफ़े को पढ़ना है, इस सारे सफ़े को पढ़ना है, इस सारे को पढ़ना है, और इस सारे को भी पढ़ना है। अभी आपने किधर गया, ये सारा पढ़ लेना, इसको अभी छोड़ दें। पैरी एरर मैं खुद पढ़ा दूंगा, वैसे ट्राई करना है MCQs की वैसे करने, ठीक है ना। ये फिर कल मैं देखूंगा इसमें को पढ़ने वाली चीज़ हुई तो पढ़ा के फिर रीड ऑनली दूंगा, ठीक है। ये 4 सफ़े हैं, लाजमी पढ़ के आइएगा। पार्ट 2 शुरू करें।